हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। इन अक्षांश रेखाओं के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा को हम कोणीय दूरी, इसी को कहते हैं चापीय दूरी। सवाल ये है कि अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा एक कोणीय दूरी है या आप इसे कह सकते हैं एक चापी दूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लोब है। अरे गोल नहीं बन रहा है। ये हमारा ग्लोब है। इस पृथ्वी को हम यहाँ से केंद्र मानते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ ये पृथ्वी का केंद्र है और इसके अंदर से होते हुए ऐसे एक लाइन खींचते हैं। यदि हम प्रकार से यहाँ को केंद्र मान के अगर एक चाप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक चाप यहाँ लगा दिए, एक चाप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, जब हम चाप से यहाँ इसको मिलाए तो इनके बीच में कोई न कोई कोण बन गया। ठीक है, जब कोण मान लीजिए कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो हम आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमको दो बिंदु की जरूरत होती है। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इसको रेखा बनाने के लिए हमको दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो वैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों को मिला दीजिए। अब ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से केंद्र माना, यहाँ एक चाप लगाया, केंद्र से यहाँ चाप लगा तो ये चापी दूरी है और इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, एक कोण बनता है, इसीलिए इसको कोणीय दूरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, अक्षांश रेखाएं क्या है आपको समझ में तो आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण कटिबंध, इन सब के बारे में हम क्रमवाइज देखेंगे। आइए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। यहां से बीचों बीच एक रेखा जाती है। सॉरी, थोड़ा ऊपर हो गया है। यहां से बीचों बीच एक
रेखा गुजरती है। इस रेखा का मान है 0 डिग्री। इस रेखा को कहते क्या है? भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर इक्वल शब्द से बना है। इक्वेटर इक्वल शब्द बना है। इक्वल, इक्वल का अर्थ होता है दो बराबर भाग। फ्रेंड्स, ये एक काल्पनिक रेखा है, इसे हम काल्पनिक रेखा मानते हैं। अब इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब इक्वेटर इक्वल शब्द से बना है। इक्वल मीन्स होता है दो बराबर भाग। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऊपर वाला जो भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं। ये रहा हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिनको हम 0 डिग्री अंशांश, और इसी 0 डिग्री अंशांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर शब्द जो है इक्वल शब्द से बना है। इक्वल शब्द मतलब होता है दो बराबर भाग। अब इसका परिभाषा देखिए। पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज रूप से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड, आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। फ्रेंड, इससे पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये बीच से एक रेखा गई, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अधिकतर हम एक गोलार्ध में अधिकतर हम कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? ये क्वेश्चन एक बनता है कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं और इसके नीचे कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक कोणीय दूरी है, तो ये दूरी जब भी मानी जाएगी एक कोणीय दूरी के रूप में मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक रेखा हम खींचे, इसको हम मान लीजिए 1 डिग्री, फिर इसके ऊपर से एक रेखा खींची गई, इसको मान लीजिए 2 डिग्री। ऐसे ऐसे हम यहाँ 90 रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ 90 रेखाएं खींच सकते हैं। और ये लास्ट वाला रेखा जो 90 डिग्री का होगा। अब हम 90 रेखाएं क्यों खींच सकते हैं? क्योंकि ये जो इक्वेटर देखते हैं आप, इक्वेटर से और यहाँ इस उत्तरी ध्रुव से, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे, अधिकतम कोण यहाँ 90 अंश का ही बन सकता है। ठीक है, जब यहाँ अधिकतम कोण 90 अंश का ही बन सकता है, तो हम आधे गोलार्ध में सिर्फ 90 ही अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। यदि हम 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर खींच रहे हैं तो 90 हम नीचे भी खींच सकते हैं, 90 हम नीचे भी खींच सकते हैं। तो यहाँ 90 ये हो गया।
अब क्वेश्चन ये बनता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ये है 0 डिग्री, इसको हम पहले नहीं गिनते हैं, ठीक है। पहले हम जो भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 1 से लेकर 90 तक हम यहाँ काउंट करते हैं, तो हो गया 90 प्लस, फिर 1 से 90 तक हम नीचे का काउंट करेंगे तो हो गया 90 प्लस, अरे एक तो ये भी है 0 डिग्री, ये भी तो क्षैतिज रूप से पृथ्वी को जा रही है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे तो हो गया 181 देशांतर, अक्षांश रेखाएं। कितने रेखाएं हैं? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो बहुत सी किताबों में फ्रेंड्स ये मिला है, ये देखने को मिलता है कि जो कुछ विद्वान है ये जो 90 डिग्री का अक्षांश है इसको रेखा ना मान के सिर्फ बिंदु मानते हैं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको बिंदु मानते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जब हम इसको एक बिंदु मानते हैं रेखा ना मानकर तो हम यहाँ 90 डिग्री क्यों लिखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो चलो हम भी मान लिए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 2 रहेगा, जैसे इसको और इसको, ये 2 अक्षांश रेखाओं को हम हटाते हैं तो होता है कितना 179। तो फ्रेंड एग्जामिनर ऑप्शन क्या देगा, हम ऑप्शन के अनुरूप अपना आंसर टिक करेंगे, बट प्रथम वैधता हम 181 को देंगे। अगर ऑप्शन में 181 और 179 दोनों है तो हम इसको टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 181 नहीं है 179 है फिर हम इसको टिक लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। अब ये हो गया अक्षांश रेखाएं। अब अच्छा, एक अक्षांश से एक अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है, जैसे ये हो गया 1 डिग्री अक्षांश, ये हो गया 2 डिग्री, इन दोनों के बीच में कुछ तो दूरी जरूर होती होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। फ्रेंड लिखे क्या है, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। जब अक्षांश रेखाएं क्रम से रहेंगी तभी ये दूरी 111 किलोमीटर होगी। जैसे अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है अक्षांश, इन दोनों को जो बीच की दूरी है यही 111 किलोमीटर होगी। अगर जैसे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तब इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम लिख दिए हैं कि 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। कटिबंध अंग्रेजी में इसे जोन कहते हैं। इसके और इसके जो बीच के क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। इनमें 3-4 प्रकार के कटिबंध आते हैं, जो अभी हम इसके अगले टॉपिक में महत्वपूर्ण कटिबंध में हम बताएंगे कि कौन कौन से कटिबंध होते हैं। हेलो फ्रेंड, हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। हम इसके ऊपर एक रेखा और खींचते हैं। ये देखिए, एक रेखा ऐसे गई, इसको हम 23.5 डिग्री एन नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। फिर एक रेखा हम और खींचते हैं ऊपर से,
इसका मान है 66.5 डिग्री N। इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। हम इसे आर्कटिक वृत्त बोले या आर्कटिक रेखा बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। अगर हम पृथ्वी हमारी गोल है, अगर हम उस पर कोई भी रेखा खींचेंगे वो ऑटोमेटिक गोल का आकार वैसे ही ले लेगी। इसलिए हम इसको आर्कटिक वृत्त बोले या आर्कटिक रेखा, दोनों एक ही बात है। और ये वाला जो भाग है इसका मान होता है 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। अब 0 डिग्री के ऊपर जो जो कोण बना है बस उसी के वैसे वैसे सेम उसके नीचे भी बनेगा। जैसे इसको हम मिटा देते हैं। जैसे ये हो गया 23.5 डिग्री। हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये उत्तर में है और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। उत्तर वाले भाग को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले भाग को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 23.5 डिग्री ऊपर है तो 23.5 डिग्री नीचे भी होगा, बट हम इसको 23.5 डिग्री एस लिखेंगे। और ये है, इसको जानते हैं मकर रेखा। इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। फिर 66.5 डिग्री नीचे भी होगा, 66.5 डिग्री एस। इसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। फिर यह है 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर एक रेखा खींची गई जिसका मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। फिर उसके ऊपर एक 66.5 डिग्री की रेखा खींची गई जिसका नाम है आर्कटिक वृत्त। और सबसे ऊपरी वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये 90 डिग्री की रेखा होती है। जैसे ऊपर वैसे नीचे भी होगा। 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका वृत्त, और 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव। ये अंटार्कटिका वृत्त है। तो ये है फ्रेंड, ये है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब इनके बीच में कुछ कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनके बीच में कुछ कटिबंध पाए जाते हैं। हम अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं महत्वपूर्ण कटिबंध। महत्वपूर्ण कटिबंध के बारे में हम बात करते हैं। यह है 0 डिग्री नॉर्थ में 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके ऊपर 90 डिग्री जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। फिर इसी तरह नीचे भी है। 23.5 डिग्री साउथ में हम मकर रेखा है, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका वृत्त, और 90 डिग्री अक्षांश में इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कटिबंध। इन दोनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण कटिबंध है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध है। ठीक है, उसके ऊपर जो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उपोष्ण, या इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये तो हो गया उत्तरी भाग में। अब जैसे उत्तर में है वैसे साउथ में भी होगा। तो इसके
23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री साउथ के बीच को हम बोलते हैं उपोष्ण या इसी को शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंध। ये है कुछ महत्वपूर्ण कटिबंध है। क्वेश्चन बनता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में उष्ण कटिबंध के क्षेत्र पाया जाता है। 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है और 66.5 से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंध पाया जाता है। जैसे उत्तर में है सेम उसी तरह नीचे भी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ आपका महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमने देख लिया, महत्वपूर्ण कटिबंध हमने देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं आखिर हम अक्षांश रेखाएं क्यों पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं को हमको क्या जरूरत पड़ती है। इसकी कुछ न कुछ तो जरूर पड़ती है। तो हमको अक्षांश रेखाएं हम इसलिए पढ़ते हैं, इससे हम पृथ्वी का टेम्परेचर या मौसम के मापन के लिए हम अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं। कैसे? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया 0 डिग्री और यहां हो गया, देखो ये हो गया सूर्य। अब बताइए, सूर्य की किरणें जब सीधी विषुवत रेखा पे पड़ती है, ये हो गया सूर्य की किरणें। सूर्य किरणें यहाँ विषुवत रेखा में सीधी पड़ती है। फिर यहाँ हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाइए, ये हो गया 23.5, ये हो गया 66.5। सूर्य किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पे। अब सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेगी वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा? वहां का टेम्परेचर गर्म रहेगा, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी। ऐसे जब सूर्य की किरणें यहाँ उत्तरी ध्रुवों पर, सूर्य किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, सूर्य किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ऐसे भी यहां भी देखिए, ऐसे। तो हम मान सकते हैं ऐसे कि विषुवत रेखाओं से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर में कमी आएगी। ऐसे नीचे भी आएगा, ऐसे ये रहा विषुवत रेखा, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आ गया, यहाँ भी टेम्परेचर की कमी होगी। कैसे? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो सीधी पड़ती है, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सिर्फ किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ टेम्परेचर कम रहता है और यहाँ टेम्परेचर विषुवत रेखा पर अधिक रहता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर ए शहर से 35 डिग्री अक्षांश गुजरती है, और एक शहर है बी शहर से 55 डिग्री अक्षांश गुजरती है, 55 डिग्री अक्षांश गुजरती है। यदि हम आपसे ये पूछे कि किस शहर का टेम्परेचर अधिक होगा और किस शहर का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ से 35 डिग्री अक्षांश गुजरती है, यहाँ से 55 डिग्री। तो हम यहाँ देखिए, यह है 0 डिग्री। 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं का डिग्री बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो टेम्परेचर में अधिकता होती है। तो मान लीजिए ये 35 डिग्री का अक्षांश है,
यहाँ का टेम्परेचर कैसे रहेगा और ये 55 डिग्री का अंशांश, यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में अधिकता आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ टेम्परेचर कम होगा कि यहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो सीधी बात है, यहाँ 35 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा क्योंकि ये 0 डिग्री। जैसे 23 डिग्री सबसे ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ इससे थोड़ा कम, यहाँ इससे थोड़ा कम, यहाँ उसके बाद ध्रुवों पर सबसे कम हो जाती। ऐसे ही 35 डिग्री यहाँ अधिक टेम्परेचर रहेगा, उसके ऊपर 40, उसके ऊपर 50। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर में कमी आते जाएगी। तो 55 डिग्री क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। तो इसलिए हम अक्षांश रेखाओं को पढ़ते हैं, इससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।